हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप हर जगह पर इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। कि लाइक सिंपल आप देखो तो आपके अभी आप जहाँ पर भी बैठे हो रूम में, वहां पर ऊपर फैन चल रहा है। तो अगर वो फैन आप कंटिन्यूसली 5 to 6 आवर तक ऑन रखोगे, फिर उसको छुओगे, मान लो फिर बंद कर दिया फिर छुआ, तो क्या होता है, वो हमें गर्म लगता है। दूसरा एग्जाम्पल दो, मोबाइल कंटिन्यूसली आप यूज कर रहे हो, 4-5 घंटे इंटरनेट ऑनलाइन रखा या गेम खेले आपने, मान लो, तो मोबाइल को आप छुओगे तो कैसा लग रहा है, वो आपको हॉट लग रहा है, ओके, गर्म लग रहा है, ज्यादा गर्म लग रहा है। ओके, मोबाइल कंटिन्यूसली चार्जिंग में है 6-7 घंटे 8 घंटे, तो क्या होता है, वो हमें गर्म लगने लगता है। स्पेशली जब वो मोबाइल पुराना हो जाए 6 महीने बाद का, तब की बात कर रहे हैं। इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो हर जगह पर क्या हुआ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फैन चल रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ उसमें से कुछ हीट जनरेट हो रही है। मोबाइल चार्ज हो रहा है लेकिन फिर भी गर्म हो रहा है, उसका मतलब कि कुछ हीट जनरेट हो रही है। सिंपल और एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रिकल कैटल, ओके, इलेक्ट्रिक आयरन जो इस्त्री बोलते हैं हम देसी लैंग्वेज में, तो इलेक्ट्रिक आयरन है, वो क्या है कि वो हीट जनरेट करती है। कैसे करती है, तो हम प्लग में से करंट पास करवाते हैं उसमें, तब हीट जनरेट होती है। सो फाइनली बच्चों, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फंडा होगा, तो वही तो हमें देखना है कि ऐसा क्या फंडा है जिसकी वजह से हम ये यूज कर रहे हैं, ओके, डेली लाइफ में। सो लेट अस सी, जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी ज्यादा है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों मैं आपको दूं तो आजकल जो वो वेपोराइजर मशीन आती है ना लेने के लिए, हम बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में ना, ओके, जो वेपोराइजेशन वेपर जनरेट करने के लिए जो मशीन आती है बाजार में, ओके, कोरोना के काउंटर अटैक के लिए, ओके, कि हम उसको काउंटर अटैक करें, तो हम क्या करते हैं, वेपर वेपर हमारे अंदर लेते हैं। तो वो मशीन है, वो क्या है, इट्स नथिंग बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो लेट अस सी कि ये कैसे होता है। तो सिंपली बच्चों, आप जानते हो कि कोई भी कंडक्टर हो या रजिस्टर हो, सिंपली अभी कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या कि वो इधर उधर ऐसे तैसे घूमते होंगे मेटल के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जब भी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि बैटरी का वोल्टेज, मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट बोला, मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है, 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये 10 वोल्ट पर है, 0 वोल्ट पर, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन से वो भागम भाग करके कहाँ आने की कोशिश करेंगे बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड आने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये जब पॉजिटिव टर्मिनल की साइड आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो इसका कोलिजन किसके साथ होने वाला है बच्चों, पॉजिटिव आयंस के साथ। अगेन आएगा आगे, लेकिन कोलिजन होगा। तो ये जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इसमें कोलिजन बढ़ने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन बढ़ने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन बढ़ने लगता है, बीच में यहाँ पर टकराते हैं। मतलब स्पेशली अभी हम देखें तो कोलिजन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर कोलिजन कंटिन्यूअसली बढ़ रहे, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, सिंपल है कि आप ज्यादा दौड़ोगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और एक चीज है कि गेंद को कंटिन्यूसली अप डाउन ऐसे ऐसे फुटबॉल को खेलते रहो, वॉलीबॉल को अब कंटिन्यूसली ऐसे करते रहो, 5 मिनट बाद देखना उसमें उसकी सरफेस थोड़ी गर्म हो चुकी हो। सो दैट इज नथिंग बट कि वहां पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो ना, तो यहां पर भी कोलिजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा होगा। ओके बच्चों, सो ये कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ओके, सो इट इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी इसमें से हम करंट पास करवाएंगे तो गिवन रजिस्टर में से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। अब वो कितनी होती है, सो लेट अस सी। अब हम ये डायग्राम नहीं यूज करेंगे, हमें तो सिंपल डायग्राम ही समझना है बच्चों कि मान लो ये मेरे पास 2 पॉइंट है ए और बी, मैंने यहां से करंट को पास करवाया, ए पर पोटेंशियल मैंने बोल दिया VA है, बी पर VB है, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को A से B तक ले जाना है तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा।
तो अगर हम कंसीडर करें कि ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, हमने बोल दिया आर है। तो अगर मैं कुछ चार्ज को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक जाएगा? नहीं, हमें कुछ वर्क करना पड़ा। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों था वो W/Q, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देख चुके हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या हुआ? Q × V। सो हम लिख सकते हैं यहां पर वर्क रिक्वायर्ड टू मूव Q चार्ज फ्रॉम A to B। A to B पर तक Q चार्ज ले जाने के लिए वर्क कितना होगा? सो इट्स W = Q × V। ओके, वेयर V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। सॉरी, ओके, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B है। सो बच्चों V कैसे हम फाइंड करते हैं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V को हम लिख सकते हैं बच्चों IR। सो V = what? IR। और हम Q को लिख सकते हैं बच्चों I × T, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं I × T। सो फाइनली यू कैन सी कि मुझे अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है तो वर्क डन कितना हुआ? I²RT। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क किस में कन्वर्ट होने वाला है? हीट में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, एक्चुअली फैन में देखे तो कुछ वर्क मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सिंपली आप स्विच ऑन करते हो तो ये रोटेट होता है, उसकी ब्लेड से वो रोटेट होती है, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आप छुओगे तो पता चलेगा कि इसमें तो हीट भी जनरेट हुई। तो फैन में क्या होता है कि मान लो कि आप 100 जूल एनर्जी फैन को दे रहे हो। कितनी दे रहे हो? स्विच ऑन किया तो 100 जूल। तो उसमें क्या होता है कि 80 जूल किसमें चली जाती है? फैन को रोटेट करने में। लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी तो हीटिंग इफेक्ट में भी जाती है। आप छू कर देख लेना कभी भी फैन ऑफ करके। सो 20 जूल जैसी क्या होती है? हीटिंग इफेक्ट में चली जाती है। लेकिन इसकी जगह पर ये तो क्या था? कंडक्टर था। फैन में क्या होता है? कंडक्टिंग ऐसे लूप होती है। ओके, सो अगर मैं फैन की जगह पर कोई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यूज करूं, मतलब प्योरली रेजिस्टेंस यूज करूं, सिंपली प्योर रेजिस्टेंस अगर यूज करूंगा बच्चों, तो अगर प्योर रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे यहाँ पर, मतलब जितना भी वर्क आप कर रहे हो वो सारा का सारा, कि अगर मैं 100 जूल दे रहा हूं तो हो सकता है कि वो सारा का सारा 100 जूल किस में कन्वर्ट हो जाए? हीट में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों ये ध्यान रखना, हीटिंग इफेक्ट में हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं या रजिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कंसीडर करें जिसमें प्योर रेजिस्टेंस ही है, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 3300 या 3380 डिग्री के अराउंड। तो हम जितनी भी हीट देंगे तो वो सारी हीट क्या करती है? तो वो सबसे पहले हीट नहीं दे रहे हो आप उसको, बल्ब फिलामेंट को क्या कर रहे हो बच्चों? करंट दे रहे हो। करंट दे रहे हो तो यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क A to B तक पहुंचाने के लिए आप कर रहे हो, वहां उसको तो ये अपोज कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ही है, अपोज कर रहा है। मतलब कि आप अगर 100 जूल दे रहे हो तो 100 जूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में। लेकिन कोई भी चीज को आप हीट कंटिन्यूसली करते रहोगे तो वो क्या करता है? अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। देख लो आजू बाजू में कोई भी चीज हो, लाइक आप जो विंटर होता है उसमें कोई क्या करते हो? तापना करते हो ना। ओके, तो वो कैसे होता है कि आप जलाते हो कोई भी चीज तो हीट होती है, हीट की वजह से क्या होता है? लाइट जनरेट होती है। ओके, सो हीट, उस हीट की वजह से जो बल्ब होता है उसमें लाइट एमिट होने लगती है। ओके, उस फिलामेंट में। तो ये क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन हुई। हम डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको अभी यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो भी हम वर्क करेंगे इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये अगर हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं हीट का फॉर्मूला लिख सकता हूं। सो हीट जनरेटेड H = I²RT, बिकॉज हमने बोल दिया कि A to B तक जितना भी वर्क होगा वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब प्योर रेजिस्टेंस हो, तो कंडक्टर हो, लाइक फैन हो, तो उसमें हम कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर केस में, कंडीशन में। ओके, सो हम अभी तो जनरल केस के लिए अप्लाई करने वाले, सो डोंट वरी, अदर फॉर्मूला सोचो भी मत। सो H = I²RT।
अब बच्चों V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, तो मैं I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V बाय आर। सो अगेन H इज इक्वल टू तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी, मैंने I की वैल्यू रखी। सो फाइनली इट्स V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और आपने ऑब्जर्व किया कि हीट फाइनली क्या है बच्चों, हीट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हीट का यूनिट क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए। तो उसका ऐसा यूनिट क्या बनता है, जूल बनता है। अदर यूनिट क्या बनता है, कैलोरी भी बनता है, और अदर यूनिट दैट इज कैलोरी। ओके, सो 1 कैलोरी कितना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी एक और फॉर्मूला इसमें निकलता है कि आर की जगह पर क्या रख सकते हैं बच्चों, आर की जगह पर V बाय आई, हम आर की जगह पर V बाय आई रख सकते हैं। सो लेट अस सी, सो ये एक एक भी गया। सो H दैट इज VIC, इट्स अनदर फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हो गया हीट का। आपको कोई एक फॉर्मूला याद रखना, उसके बेस्ड ओम्स लॉ लगा दो, दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। सो अगेन इसका यूनिट होगा जूल या फिर कैलोरी। अब हम देखें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल, इट्स 4.186 जूल होता है। ओके, अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में इतना यूज नहीं होता, लेकिन फॉर जनरल नॉलेज इतना मालूम होना चाहिए कि 1 कैलोरी जैसे मीटर और सेंटीमीटर यूनिट है मेजरमेंट का, लेंथ का, जैसे मास का केजी ग्राम है, वैसे ही एनर्जी का कैलोरी भी यूज करते हैं और जूल भी यूज करते हैं। ओके, अभी तो आपके लेवल पर तो जूल ही यूज करने वाले हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए रिलेशन 1 कैलोरी दैट इज 4.186 जूल। ओके, सो ये दूसरा यूनिट हो गया एनर्जी मेजर करने का। आप कोई भी बाजार में से चीज खाने की परचेस करते हो ना, उसमें ऑलवेज कैलोरिफिक वैल्यू दी होगी कि सपोज वेफर परचेस कर रहे हो या व्हीट परचेस कर रहे हो तो उसमें लिखा होगा इतने कैलोरी एनर्जी होगी। ओके, तो वो एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी बोलो, वर्क बोलो, हीट बोलो, सारे का यूनिट तो सेम ही रहता है, कौन सा, जूल रहता है। ओके, तो ये बच्चों था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखें बच्चों कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सो लेट अस सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो जैसे कि मैंने पहला बताया आपको बच्चों, कौन सा पहली चीज बताई, फिलामेंट वाली, कि बल्ब फिलामेंट जो आपके घर पर है उसको आप ऑब्जर्व करना। जब भी स्विच ऑन करते हो, मान लो ये बल्ब का फिलामेंट है, यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट जनरली यूज करते हैं हम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये प्योरली रेजिस्टिव है, ये प्योर रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लेते हैं, या उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अभी हम टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं। ओके, तो टंगस्टन फिलामेंट अगर आप यूज कर रहे हो यहाँ पर, अब आप जो भी करंट पास करोगे वो ए से बी तक जाएगा, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। लेकिन अगर एक्सेस हीट उस फिलामेंट में हो गई तो वहां से क्या हो जाएगा, वो लाइट एमिट करने लगेगा। सिंपल है, आप लकड़ी जलाओगे, क्या होगा, लकड़ी जलाओगे तो हीट आपको महसूस होती है, लेकिन फिर लाइट भी दिखती है ना कि उसमें से लाइट एमिट हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है बच्चे। ओके, कि जब भी इसको हीट करेंगे, मतलब करंट पास करवाएंगे, तो इसमें हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलती है, इसीलिए तो वो ग्लो होता है। ओके, सो ये सिंपल सा पहला एक एप्लीकेशन थे हीटिंग इफेक्ट की। काफी सारी एप्लीकेशन है, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, पानी गर्म करने का, वो भी क्या करता है कि जब भी उसमें से करंट पास करवाएंगे तो वो जितने भी हीट एनर्जी जनरेट होगी वो क्या करता है, पानी को ट्रांसफर कर देता है। ओके, और एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउस होल्ड में जो हमारी सर्किट्स होती है बच्चों, वो कैसी होती है। सो लेट अस सी कि हाउस होल्ड की हमारी सर्किट ऐसे कुछ होती है, ये 220 वोल्ट सप्लाई, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये फैन लगा दिया, पैरेलल कनेक्शन होता है। कौन सा होता है बच्चों, हाउस होल्ड में पैरेलल कनेक्शन होता है। ये टीवी लगा दिया, ये ट्यूबलाइट या फिर एसी लगा दो, चलो भी ट्यूबलाइट लगा दिया। ऐसे काफी सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो गए घर पर हाउस होल्ड के, वो ऐसे कुछ अरेंज किए हो गए बच्चों। ओके, इसको मेन एमसीबी आप कंसीडर कर लो। तो हाउस होल्ड में कभी ऐसा नहीं करते बच्चों, आपके सभी के घर पर जब भी आप देखोगे ना, तो उसमें जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, ओके, जहां से आप 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके ऊपर आजू बाजू में दिख रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, सो उसके साथ सीरीज में फ्यूज वायर यूज करते हैं। कौन सा, फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज क्या है, तो कि फ्यूज एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो मेटल्स का या तो एलोज का बना होता है, लीड है, टीन है। ओके,
या फिर सिंपली ये एलॉयज का हम कंसीडर करते हैं लीड और टिन जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना, हम ऐसी मेटल्स या एलॉयज यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हम देखें तो हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, इट्स I2RT। हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा, I2RT। तो अगर इसमें एक्सेस करंट पास हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो है। मान लो कि मैंने बोल दिया इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जब भी इसमें से 81 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया इसका, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए तो नाम फ्यूज रखा है, मतलब ये जल जाएगा, अपने आप को क्या करेगा, पिघाल देगा। पिघाल देगा मतलब ये फ्यूज हो गया। तो ये आप देख सकते हो फाइनली क्या होगा, अगर ये अपने आप को फ्यूज कर देगा तो ये वायर पिघल गया, मतलब सर्किट ब्रेक हो गई। तो जब भी एक्सेस करंट आता है सर्किट में तो सबसे पहले ये अपने आप को नष्ट कर देता है, मतलब कि पिघाल देता है, ताकि ये सर्किट के बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ हो जाए। ओके, सो इट इज द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आपको घर में डेफिनेटली फ्यूज दिखेगा, मीटर के बाजू में जो लोग ऐसे लगाया होते हैं प्लग जैसे, वो फ्यूज है। ओके, सो ये फ्यूज का काम क्या होता है, जब भी उसमें से एक्सेस करंट पास होगा तो हमने देखा कि हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। तो इसका मतलब हीट यहाँ पर बहुत ज्यादा जनरेट होने वाली है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बच्चों, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो जो हमने देखा है यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं है बच्चों। सो लेट अस सी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड थ्रू द गिवन वायर। ओके, अमाउंट, इसका स्टेटमेंट बच्चों कुछ नहीं है, जो हमने स्टडी किया वही है, लेकिन ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना है। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ गिवन वायर इज, तो हमने देखा कि H इज इक्वल टू I2RT। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब हम बोल सकते हैं इज, पहला ये बोल सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I2, फॉर I2 से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन कब, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके, रेजिस्टेंस हम लिखेंगे, टाइम तो हर एक में सेम ही लेते हैं। तो फिर से कि ये देखो, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को मैंने लिखा है कि H इज प्रोपोर्शनल टू I2। अगर आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो ये सिंपली मैथमेटिकली समझो, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। H इज प्रोपोर्शनल टू I2 फॉर गिवन R, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। नाउ तो बच्चों कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड थ्रू द गिवन वायर, गिवन मेटल ऑब्जेक्ट आप बोल दो, ओके, एप्लियंस बोल दो तो भी चलेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I2। ओके, नाउ दूसरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर गिवन वैल्यू ऑफ I। गिवन I के लिए अगर मेरे को I मालूम है, कांस्टेंट है I, तो H रेजिस्टेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू R फॉर गिवन वैल्यू ऑफ I। कुछ नहीं है बच्चों, ये खाली खोटा स्टेटमेंट हम बनाते जा रहे, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि जूल्स लॉ बोल दिया है हमने, लॉ को स्पेसिफिक वे में ही एक्सप्लेन किया जाता है। चलो IR के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, T के फॉर्म में भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, अगेन अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड is directly proportional to V square। देखो आप H is equal to V square by R for given R। ओके, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं H is proportional to V square for given R। ओके, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर गिवन वैल्यू ऑफ I and R या फिर V and R। मतलब
H is proportional to T for IR या फिर IV या VR for the given value of current and resistance. H is directly proportional to T. तो बच्चों कंफ्यूज मत हो कि मैं फॉर द गिवन वैल्यू बोल रहा हूँ, इसका मतलब करंट की वैल्यू मुझे मालूम है, अगर रेजिस्टेंस की मालूम है तो हीट किसके प्रोपोर्शनल में हुई, टाइम के, कि टाइम बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ेगी। 5 सेकंड में 10 जूल हीट जनरेट हुई तो 10 सेकंड में कितनी होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट है तो 10 जूल, ट्वाइस कर देना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट्स व्हाट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको आपको प्रॉपर वे में यहां से यहां तक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे ही। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ V। तो ये अलग अलग 6 से 7 तरीके से लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी कुछ नहीं है बच्चों, ये आप देख सकते हो, कोई बड़ी चीज मैंने आपको नहीं समझाई है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें बच्चों, तो अब इसी टॉपिक के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो लेट अस सी। सो एनसीईआरटी का 10th वन, एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वोट। तो देखो वोट, यस ये पावर का यूनिट है बच्चों। तो चलो एक चीज डिस्कस कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आया है वर्ड, सो W इज इक्वल टू व्हाट, तो पावर P इंटू टाइम T। ओके, तो देखो हर एक जगह पर यहाँ पर पावर P यूज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। ओके, सो और एक चीज की W का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है I²RT, तो TT कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, I²R। तो दूसरा फॉर्मूला देखो आप, W मतलब हीट का फॉर्मूला ऐसा भी था VIT, तो उसमें W/T अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे दैट इज व्हाट VI। सो पावर P का फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, VI बन जाएगा। ओके, चलो अभी सामने आया तो हम इतना अभी जान लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज पावर। सो ये आपको P दिया हुआ है, इट्स 840 वोट व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट एंड 360 वोट। दूसरा पावर दिया हुआ है बच्चों 360 वोट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। वोल्टेज V इज गिवन बच्चों 220 वोल्ट। सो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। सो वी वांट टू डिटरमाइन द करंट I1, resistance R1, again current I2, resistance R2. So let's see, first for P1 is equal to 840 वोट। तो बच्चों P is equal to VI, ये फॉर्मूला है आपके पास, P is equal to VI। ओके, सो P is equal to VI कहाँ आता है, तो H हीट एनर्जी का फॉर्मूला था VIT, याद होगा, तो W/T दैट इज पावर। सो P is equal to P1 के लिए जाऊंगा तो VI1, वोल्टेज तो सेम ही होता है घर पर सप्लाई वोल्टेज। सो I1 is equal to P1/V। तो P1 840/220। सो नाउ ये आपको I1 यहां से कुछ मिल जाएगा, ये कितना आएगा 4211। सो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.8 या 3.9, लेट अस सी, उसके अराउंड होना चाहिए 3.82। ये आपको करंट मिल गया। ऐसे ही रेजिस्टेंस मिल जाएगा बच्चों कि आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, सो आप लगा सकते हो V इज इक्वल टू I1R1, सप्लाई वोल्टेज सेम ही रहेगा 220 वोल्ट। सो क्यों रहेगा, घर पर सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल में, और पैरेलल में सप्लाई वोल्टेज सेम रहता है। सो R1 इज इक्वल टू V/I1, V दैट इज 220, इट्स 3.82। सो लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, इट्स 57.60, 57.60 ohm। That's it. Okay,
सो ये मिल गया पहला। नाउ दूसरा आपको पूछा हुआ है फॉर P2 दैट इज 360 वोल्ट। अगेन सेम प्रोसीजर बच्चों, P2 इज इक्वल टू व्हाट, VI2। एक्चुअली V2I2 होता है लेकिन वोल्टेज सेम है। सो I2 दैट इज व्हाट, इट्स P2 by V। सो P2 दैट इज 360, V that is 220. So 18 to the 11 to the, so finally it's 18 by 11, 1.64 ampere. It's your I2. Similarly आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, V is equal to IR, V2 is equal to I2R, 2 और 2 तो V तो सेम है। So R2 that is V by I2, V that is 220, it's 1.64. So finally resistance will be 134.15 ohm. It's your resistance R2. So बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, काफी बेसिक चीज है, आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है और फॉर्मूला भी सिर्फ हीट का समझ लो। ओके, हीट बोलो या वर्क बोलो सेम ही है। फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ हीट या रेट ऑफ वर्क डन बोल दो। तो पावर दैट इज व्हाट, W/T बेसिक फॉर्मूला है। तो जो भी W का फॉर्मूला आया है उसमें W/T कर दो तो वही पावर हो जाएगा। नाउ next one 12.11. So 100 joule of heat is produced each second. तो T दिया हुआ है और heat दी गई, so heat is how much, 100 joule. Now T is 1 second. चलो अच्छा है। मैं रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इन रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm. So find the potential difference across the resistor. तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, 100 जूल हीट इज जनरेटेड इन ईच सेकंड इन अ गिवन रजिस्टर ऑफ 4 ohm। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो फिर से आपके पास जितने भी फॉर्मूला है वो लगा दो। चलो मैं ये निकाल रहा हूं फिर से कि कैसे ये सोल्व करना है। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला कितना है, तो सबसे पहले ये है I2RT। अब यहां से काम नहीं बनता है तो I की जगह पर V रखते हैं, तो ये फाइनली हो जाता है V2/R × T। याद करो बच्चों, ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं आज ही। और अगर यहां से भी काम नहीं बनता है तो ये है VI। तो बस जब भी कंफ्यूजन हो कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हमें मालूम नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में कितने फॉर्मूला है वो सारे बाजू में लिख दो, दिमाग में मत चलाओ, दिमाग में मत चलाओ, बाजू में साइड में लिख दो, क्लिक हो ही जाएगा। अब देखो H, T और R दिया है, आपको फाइंड करना है V, पोटेंशियल डिफरेंस। सो H, T, R और V वाला फॉर्मूला कौन सा है, सेकंड नंबर। So let us see. So now we know very well H is equal to V2/R × T. सारे फॉर्मूला सेम ही है शाखा बापा के। ओके, so V2 that is HR/T. So H that is how much, 100, R that is how much, 4, by T that is 1 second. ये V2 था, तो 400 मिला ये V2। So V कितना मिलेगा बच्चों, it's 20 वोल्ट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल दिया। चलो इसमें तो वोल्टेज ही बोला है, लेकिन अगर करंट बोला होता तो हम सिमिलरली क्या करते, फॉर करंट कौन सा फॉर्मूला लगाते बच्चों, जिसमें रेजिस्टेंस R, T और H दिया हो। यस, H इज इक्वल टू I2RT। सो हम ये फॉर्मूला लगा देते, H इज इक्वल टू I2RT। सो वेयर H इज हाउ मच, 100 जूल इज इक्वल टू I2, R दैट इज 4 × T दैट इज 1 सेकंड। सो I2 दैट इज 100 by 4, so it's 25 for the, so I आपको मिल जाता 5 एम्पियर। काफी इजी है बच्चों, देख लो। ओके, सो ये एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे तो स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें से बोर्ड में एक आध मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता ही है। एक आध मार्क्स 1 मार्क्स में भी ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, सो बच्चों ज्यादातर आपको करना क्या पड़ेगा कि सिंपली, इसी बार सीबीएसई बोर्ड में था इसके रिगार्डिंगली क्वेश्चन, पावर कंजप्शन के रिगार्डिंगली था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही लगता है बेसिक। तो 3 ही फॉर्मूला है, 3 सोचो मत, लिख दो। ओके, सो दैट्स इट। सो बच्चों आप देख सकते हो कोई इतना हार्ड न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करने से कभी किसी को आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, इसके जैसे ढूंढ ढूंढ कर करने हैं। डेफिनेटली आपके एक्सरसाइज में काफी सारे दिए हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं हो तो आपके पास दूसरा मटेरियल हो तो उसमें भी मिल जाएगा। ओके, सो काफी सारी रेफरेंस बुक्स भी अवेलेबल है, सो वो आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो आज यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओके, सो थैंक यू।